यूपीएससी के इस सवाल में एक और आपका बुक दिया गया है, दूसरा और ऑथर दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इसमें कौन कौन सा मैच। तो सबसे पहले ऑप्शंस को हम लोग देखते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला ऑप्शंस है वो हमारा देवी चंद्रगुप्तम और बिल्हन। तो पहला ऑप्शंस ही मैच नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं देवी चंद्रगुप्तम जो है वह विशाख दत्त की बुक है। विशाख दत्त गुप्ता पीरियड के हुए हैं। इनके दो प्रोमिनेंट बुक है, दो मुख्य बुक है। एक है आपका मुद्रा राक्षस, दूसरा है देवी चंद्रगुप्तम। मुद्रा राक्षस मौर्य पीरियड के मौर्य साम्राज्य के उद्भव पे प्रकाश डालता है, जिसमें हम देखते हैं कि किस तरह से नंद डायनेस्टी को टर्मिनेट कर करके मौर्य साम्राज्य का स्थापना हुआ है। वहीं पर देवी चंद्रगुप्तम में जो है रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बारे में हमें देखने को मिलता है। तो देवी चंद्रगुप्तम बिल्हन का बुक नहीं है, यह बुक है किसका? विशाख दत्त का। बिल्हन का अगर हम बात करते हैं तो बिल्हन जो है आपका 11वीं सेंचुरी एडी के हैं, कश्मीर के हैं और इन्होंने बहुत चौड़ा पंचासी का जो एक लव स्टोरी है, दूसरा है अपना विक्रमांक देवचरित जो वेस्टर्न चालुक्य शासक जो है विक्रमादित्य 6 के बारे में उन्होंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो आप समझ सकते हैं कि बिल्हन और देवी चंद्रगुप्तम में किसी तरह का रिलेशनशिप नहीं है। दूसरा हम्मीर महाकाव्य जो है ये आपका न्यायचंद सूरी का बुक है, ये आपका करेक्ट मैच है। हम्मीर महाकाव्य जो है न्यायचंद सूरी का है। इसमें उन्होंने जो है रणथंभौर के शासक हम्मीर देव के बारे में और अलाउद्दीन खिलजी दोनों के बीच में जो संघर्ष हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, उसको इन्होंने इसमें एक्सप्लेन किया है। 15वीं सेंचुरी एडी का जो आपका देख सकते हैं, उनके बारे में आपको इसको समझने में बहुत मदद मिलता है हम्मीर महाकाव्य में। यहाँ पे आप इमेज में भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है मिलिंदपन और नागार्जुन, ये आपका करेक्टली मैच नहीं है। मिलिंदपन जो है मिलिंद जो है एक इंडो ग्रीक शासक हैं। एक कन्वर्सेशन है एक्चुअल में। मिलिंदपन एक ऐसा बुक है जिसमें आप जो है बुद्धिस्ट फिलॉसफी को आप अच्छे से समझ सकते हैं, मेटाफिजिक्स को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। मिलिंद जो है इंडो ग्रीक शासक है, मियंडर जिसको हम कहते हैं इंडो ग्रीक शासक हैं और बुद्धिस्ट फिलॉसफी को यहाँ पे एक कन्वर्सेशन है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है मियंडर के द्वारा, मिलिंद के द्वारा नागसेन जो है आप एक बुद्धिस्ट मॉन्क हैं, उनसे सवाल पूछा जा रहा है और उनका सवाल का जवाब दे रहे हैं। यानी एक और इंडो ग्रीक शासक हैं जो सवाल पूछ रहे हैं, दूसरी ओर जो है नागसेन जो है इसको क्या करते हैं, उस सवालों का जवाब देते हैं। यानी बुद्धिस्ट फिलॉसफी के बारे में जो इंडो ग्रीक शासक जानना चाहते हैं, मेटाफिजिक्स के बारे में जो इंडो ग्रीक शासक जानना चाहते हैं, उसको बेहतर तरह से इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि इन्होंने नागसेन ने। तो डेफिनेटली तो मिलिंदपन नागार्जुन का नहीं है, बल्कि हम देखते हैं कि इनका नागसेन का एक कन्वर्सेशंस है। बुद्धिस्ट फिलॉसफी को जानने का एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारा क्या, मिलिंदपन। अब हम बात करते हैं नीति वाक्यामृत जो सोमदेव सूरी का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नीति वाक्यामृत पे आप यहाँ पे देख रहे हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष। हम जानते हैं कि जो हमारे 4 पुरुषार्थ हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष, यानी नीति वाक्यामृत के माध्यम से सोमदेव सूरी ने एक बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है कि मतलब एक इंसान का, एक समाज किस तरह से रेगुलेट हो। बी एन एडमिनिस्ट्रेटर, जब आप प्रशासनिक व्यवस्था में आते हैं तो इस तरह की बुकों को आप जरूर रीड कीजिए। बहुत पहले की बात है कि जब मैं पटना से दिल्ली आ रहा था तो एक लड़का, उसके 96 समथिंग रैंक थे यूपीएससी में और वो उपनिषद पढ़ रहा था अपर बर्थ में। तो मुझे लगा यार इतना कम एज का बच्चा कैसे पढ़ रहा है ये। मैंने उससे, जब वो गाड़ी स्टार्ट हुई फिर उसने पूछा, मैंने उससे पूछा तो उसने बोला कि इतना में मेरा रैंक आया है और मैं ऐसे ऐसे जा रहा हूँ ट्रेनिंग के लिए। तो जब आप पढ़ते हैं, इस तरह की बुक को रीड करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में तो आप पढ़ें ही पढ़ें, लेकिन एक सिविक सेंस को डेवलप करने के लिए जो हमारे आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड टेक्स्ट हैं डेफिनेटली उसको पढ़ें, उसको समझें। आर्ट एंड कल्चर्स जो हमारी सभ्यता संस्कृति इतनी रिच है, इतनी धनी है, ये हमारी सोच को एक व्यापकता प्रदान करता है, एक विस्तृतता प्रदान करता है। देखते हैं हम बहुत बड़ी संख्या में करप्शंस का जो मामला देखने के लिए मिलता है। तो एक मोरल वैल्यू जो हमें चाहिए, जो हमें सभ्यता संस्कृति हमें देती है, हमें दे सकती है,
लेकिन हम उधर जा नहीं रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत अलग तरह से हमारी सोसाइटी डेवलप हो रही है, बहुत अलग तरह से हम चीज़ों को सोच पा रहे हैं, और फाइनली उसका आउटपुट उतना अच्छा नहीं हो पा रहा है। समाज जो है उसमें डिग्रेडेशंस होता जा रहा है, समाज जो है एक विकृत समाज का निर्माण होता जा रहा है। तो जो यूपीएससी में एथिक्स जैसे टॉपिक को जोड़ना हो वो तो चलो अलग बात है, बट आर्ट एंड कल्चर जब हम देखते हैं समझते हैं तो ज़रूर एक माइंडसेट रखिए। सिर्फ बुक को अंडरलाइन करके मत पढ़िए, थिंक अबाउट दैट कि इसमें क्या कंटेंट इसके क्या हैं, उसके बारे में आप समझने का कोशिश कीजिए। मैंने अभी एक एग्जांपल दिया। तो जो नैतिकता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मॉरल एथिक्स जो है वन ऑफ द मोस्ट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। तो आप देखते हैं सोमदेव सूरी का जो बुक है नीति वाक्यामृत, इसमें आप जब भी आप पढ़ेंगे आपको देखने और समझने का मौका मिलेगा। तो डेफिनेटली हम देख रहे हैं हमीर महाकाव्य न्यायचंद सूरी का है, न्यायचंद सूरी का ये आपका मैच है, नीति वाक्यामृत, यानी दो आपका क्या है मैच। तो ये आपके 4 to 5 क्वेश्चंस हैं जो यूपीएससी में पूछे गए थे इस बार आर्ट एंड कल्चर में। इसको एक्सप्लेन किया क्या है ना। थैंक यू सो मच। यूपीएससी के इस सवाल को अगर हम लोग देखें तो यूपीएससी का यह सवाल जो है, एक और साइट दिया गया है, दूसरा और आपका टेम्पल दिया गया है, रिलीजन दिया गया है, और आपसे पूछा गया है इसमें से कौन कौन सा मैच है, यानी करेक्टली मैच। तो सबसे पहला जो ऑप्शंस बनाया गया है वो हमारा बेसनगर, और इसको कनेक्ट किया गया शैव गुफा मंदिर से। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि बेसनगर आपका एक पिलर इंस्क्रिप्शन है, ये आप इसमें गरुड़ का स्तंभ बनाया गया है। तो बेसनगर इंस्क्रिप्शंस को, बेसनगर जो है मध्य प्रदेश के विदिशा में है। सबसे पहले आप ध्यान रखिए बेसनगर साइट कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश के विदिशा में है। यहाँ पे इंडो ग्रीक शासक एंटालकिडस का जो राजदूत है हेलियोडोरस वह आया था, और किस तरह से इंडो ग्रीक शासक जो है धीरे धीरे भागवतिज्म की ओर मूव कर रहे हैं। हेलियोडोरस इस इंस्क्रिप्शंस के माध्यम से अपने आप को भागवत धर्म के प्रति जो झुकाव है, लगाव है, डिवोशंस है, उसको प्रदर्शित करता है। तो बेसनगर जो है बेसिकली संबंधित है किससे, भागवत धर्म से, ना कि शैव गुफा टेम्पल यहाँ पे है। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या है, रॉन्ग है। सेकेंड ऑप्शन जो है भाजा, बौद्ध गुफा मंदिर है। भाजा जो है महाराष्ट्र में पूना के आसपास है, और यह आपका बौद्ध गुफा टेम्पल से यहाँ पे आपको रॉक कट एग्जाम्पल यहाँ पर दिखता है। नेक्स्ट है आपका सीतनवासल, ये जैन गुफा मंदिर है। ये भी ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। सीतनवासल कहाँ पे, हमारा तमिलनाडु में है, और यह फेमस किसके लिए, अपने जैन टेम्पल से। तो डेफिनेटली हमारा भाजा वाला और अपना सीतनवासन वाला, यानी ऑप्शन नंबर 2 और 3 ये 2 सही है। तो आपका इसमें कितने सही हैं, तो आपका केवल 2 ही सही है, यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, रॉन्ग है। तो कॉन्सेप्ट को जब आप समझते हैं तो डेफिनेटली आप उसको यूटिलाइज कीजिए, उसके प्रॉपर्टीज़ को देखिए, उसका यूटिलिटी को देखिए, किस तरह से वो इम्पैक्ट डाल रहा होता है प्रॉपर तरह से। हेलो फ्रेंड्स, यह सवाल हमारा जो है आत्मा के अस्तित्व पर आधारित है। आत्मा की संकल्पना में 2 तरह की विचारधारा है। कुछ धर्म जो है आत्मा के अस्तित्व को पूरी तरह से नकार देते हैं, कुछ आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार तो करते हैं लेकिन सिर्फ सजीव में। कुछ धर्म ऐसे हैं जो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं और सजीव और निर्जीव दोनों में इसके अस्तित्व को क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। अगर हम बात करते हैं तो बौद्ध धर्म का, सबसे पहले हम देखते हैं बौद्ध धर्म को ही लेकर के आते हैं। तो बौद्ध धर्म में आत्मा के अस्तित्व को पूरी तरह से क्या किया गया है, नकार दिया गया है। देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ सोल, आत्मा का अस्तित्व नहीं होता है, ऐसा बौद्ध धर्म मानते हैं। आत्मा के जगह पे उसने चेतना शब्द का प्रयोग किया है, कॉन्शसनेस टर्म्स को यूटिलाइज किया है। तो सबसे पहला तो आप क्लियर कट ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ पे जितने भी रिलीजन है हमारे भारत में, हमारी सभ्यता संस्कृति में, वह बौद्ध धर्म जो है एकमात्र ऐसा धर्म है जिसने आत्मा के अस्तित्व को क्या किया है, अस्वीकार कर दिया है। जब हम वैदिक धर्म का बात करते हैं, हिंदू धर्म का बात करते हैं, वैष्णव धर्म का बात करते हैं, शैव धर्म का बात करते हैं, तो इसमें आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया गया, लेकिन सिर्फ सजीव में, यानी ऐसे चीज़ों में आत्मा का अस्तित्व होता है जिसमें लाइफ होती है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसमें आत्मा होती है। वहीं जैन धर्म एकमात्र धर्म है जो लिविंग और नॉन लिविंग,
यानी सजीव और निर्जीव दोनों में आत्मा के अस्तित्व को क्या करता है, स्वीकार करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ से सिंपल सा क्वेश्चन है, उसको आप देखिएगा। पूछा है आत्मा केवल पशु और पौधे में नहीं बल्कि पत्थरों, मिट्टी, जल और अन्य प्राकृतिक वस्तुओं में होती है। यह कॉन्सेप्ट किस धर्म से है? तो डेफिनेटली इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जैन धर्म। यहाँ पे हम महावीर स्वामी को भी देख पाएंगे, देख सकते हैं। तो महावीर स्वामी ने माना कि जो है हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए सजीव और निर्जीव का, यानी आत्मा के अस्तित्व के माध्यम से महावीर स्वामी ने जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, ह्यूमन रिसोर्सेस यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ साथ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी रिस्पेक्ट देने की बात की है, उसको प्रोटेक्ट करने की बात की है, उसको संवर्धित करने की बात की है। यानी रक्षित, संवर्धित, रक्षित और संरक्षित दोनों तरह से प्रोटेक्शंस भी होना चाहिए, साथ साथ संवर्धन होना चाहिए। उसमें इस तरह का कॉन्सेप्ट महावीर स्वामी लेकर के आते हैं, एक व्यापक संकल्पना लेकर के आते हैं। डेफिनेटली हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से हमारा नेचुरल रिसोर्स बहुत तेजी से जो है मतलब समझिए कि इतनी विकट समस्या का सामना कर रहा है नेचुरल रिसोर्सेस। अगर हम महावीर स्वामी के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखें तो हम नेचुरल रिसोर्सेस में यानी जो प्राकृतिक संसाधन है उसको हम अच्छी तरह से क्या कर सकते हैं, सुरक्षित और संवर्धित कर सकते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो उससे एक मोटो भी लीजिए। किस तरह से जो हम आर्ट एंड कल्चर का बात करते हैं, तो जब हम आर्ट एंड कल्चर का बात करते हैं तो डेफिनेटली हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जो हम पढ़ते हैं उससे हम क्या लर्न करते हैं, किस तरह का शिक्षा लेते हैं, और बी ए ह्यूमन बीइंग हम उस शिक्षा को, उसको लर्न करके के किस तरह से आगे आने वाले समाज को एक बेहतर इन्वायरमेंट दे सकते हैं, एक बेहतर आप कह सकते हैं एक बेहतर वातावरण दे सकते हैं, एक आइडियल सिचुएशन दे सकते हैं जहाँ पर भी वह एक गरिमामय जीवन जी सकता है। तो महावीर स्वामी की संकल्पना जो है एक बेहतर और एक विस्तृत संकल्पना का प्रतिनिधित्व करती है। तो डेफिनेटली जब आप आर्ट एंड कल्चर को पढ़ें तो निश्चित रूप से महावीर स्वामी के आत्मा के संकल्पना को ध्यान में जरूर रखें। अब इसी से आप समझ सकते हैं कि यूपीएससी जो है किस तरह से आपको क्वेश्चंस तो बनाना एक बेसिक्स रिक्वायरमेंट, बट आई थिंक सो कि जो मेन पर्पस है आपके एग्जाम को, अगर आप यूपीएससी के प्रीलिम्स का, मेंस का और इवन एसे का क्वेश्चन को सही से आप एक्सप्लोर करने लगेगा ना, आप बहुत बेहतर इंसान बन पाइएगा। और खासकर आर्ट एंड कल्चर तो हम समझते हैं जो हमारी सभ्यता संस्कृति है उसका प्रतिनिधित्व करती है। तो सिर्फ क्वेश्चंस बनाने पे ही ध्यान न दीजिए, बल्कि उसके पीछे जो मोटिव छुपा हुआ है, जो उद्देश्य छिपा हुआ है, उसको भी लर्न कीजिए और अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ हर जगह पे आप उसको क्या कीजिए, यूटिलाइज कीजिए। यूपीएससी 2023 के आर्ट एंड कल्चर सेक्शंस में आज हम लोग सबसे पहले स्तूप के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। स्तूप की संकल्पना जो है भारत में बौद्ध धर्म से पहले से है। बौद्ध धर्म 6th सेंचुरी BC की संकल्पना है, और उसके बाद जो है बेसिकली हम लोग देखते हैं कि मौर्य पीरियड में खासकर अशोका के द्वारा जो है 84,000 स्तूपा का निर्माण किया गया। इसके कारण जो है स्तूप का कॉन्सेप्ट जो है पूरे ऑल इंडिया में क्या हो गया, पॉपुलराइज किया गया, पॉपुलराइज हुआ। सांची स्तूपा, भरूच स्तूपा, ये सारी चीज़ें आप देख पा रहे होते हैं। तो जो स्तूप की संकल्पना है बौद्ध धर्म से पहले की संकल्पना है। खासकर जो दक्षिण भारत है वहाँ पे अस्थि अवशेषों को रखने के लिए स्तूप का निर्माण किया जाता था। सेंट्रल एशिया में भी इस तरह के प्रूफ मिलते हैं। तो एक क्रिस्टल क्लियर आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि स्तूप की संकल्पना बौद्ध धर्म से पहले से है, यानी 6th सेंचुरी BC से पहले से भारत में अस्तित्व में है। जब बौद्ध धर्म में जब महात्मा बुद्ध का डेथ होता है, बाद में बोधिसत्व की संकल्पना आ जाती है, तो यहाँ पे जो अस्थि अवशेष है उनको रखने के लिए स्तूपों का बड़े पैमाने पर निर्माण किया गया। खासकर मौर्य पीरियड में अशोक के द्वारा 84,000 स्तूपा का निर्माण किया गया, ऐसा माना जाता है। तो यहाँ पे जो सवाल जो किया गया है स्तूपा पे, उसको देखते हैं क्या पूछा गया। तो यहाँ पे जो फर्स्ट सवाल हमारा है कि प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, स्तूप की अवधारणा बौद्ध धर्म से उत्पन्न हुई। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स हम जस्ट अभी हमने देखा है कि जो स्तूप की संकल्पना है
जो स्तूपा का कॉन्सेप्ट ये साउथ इंडिया में पहले से है। साउथ इंडिया के जो ट्राइबल्स हैं वो अपने अस्थि अवशेष को रखने के लिए बेसिकली स्तूपा का निर्माण करते थे। सेंट्रल एशिया में भी इस तरह का प्रूफ देखने के लिए मिलता है। तो यह फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट है स्तूप सामान्यतः अवशेषों का भंडार होता है। तो ये फ्रेंड्स ये हमारा स्टेटमेंट क्या है, सही है, क्योंकि यहाँ पे जो अवशेष होते थे, अस्थि अवशेष हैं या जो महत्वपूर्ण सामग्री होते थे बौद्ध धर्म से जुड़े हुए, उसको रखा यहाँ पे जाता था। थर्ड कॉन्सेप्ट जो है, बौद्ध धर्म परंपरा में स्तूप एक स्मारक एवं पूजनीय संरचना थी। तो डेफिनेटली ये स्मारक नहीं है, आप देख रहे हैं ये आपका स्तूपा का स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो सवाल यूपीएससी 2023 के आर्ट एंड कल्चर में पूछा गया है, वहाँ पे जो है हमारा सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट नंबर 1 ये हो गया, स्टेटमेंट नंबर 2 हो गया और स्टेटमेंट नंबर 3 हो गया। यानी केवल आपका दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है। अब इसमें से कितने, सेकेंड सवाल जो है हमारा वह बट किरुतल प्रथा पे है। बट किरुतल प्रथा को आप अच्छे तरह से समझने के लिए आप इस इमेज को आप देख सकते हैं। यहाँ पे राजा बैठे हुए हैं, यहाँ पे उसके बारे में कुछ कमेंट्री लिखा हुआ है कि बट किरुतल इन्वॉल्व्ड फास्टिंग अंटिल डेथ व्हाइल फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शंस। हम लोग जानते हैं कि जो राजा जो है अपनी आत्म स्वाभिमान की रक्षा के लिए युद्ध से भागने की अपेक्षा युद्ध भूमि में ही अपने प्राण को निछावर करना ज्यादा प्राथमिकता देते थे। सिंपल सा बात। तो इससे बट किरुतल प्रथा जो है काफी पॉपुलर रहा है, जिसमें युद्ध भूमि में ही नॉर्थ फेसिंग डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज भी हम लोग देखते हैं कि जो डेड बॉडी होता है उसका हेड किधर होता है, नॉर्थ डायरेक्शन से। तो नॉर्थ फेस में कर कर करके जो है राजा जो है उपवास के माध्यम से अपने शरीर का त्याग करते थे, अपने प्राणों का त्याग करते थे। इसी को जो है फास्टिंग के माध्यम से, इसी को संगम लिटरेचर में बट किरुतल प्रथा कहा गया है। आप इस इमेज को देखिएगा तो इस इमेज से आपको थ्रू आउट लाइफ आपके दिमाग में रहेगा। तो इसका आंसर ज़्यादा जो हम डिस्कस ना कर करके सिंपल सा लास्ट इसका ऑप्शन है, पराजित राजाओं द्वारा उपवास करके आत्मदाह करना। चूंकि स्वाभिमान आत्मसम्मान से बढ़ करके कुछ भी नहीं होता है। और इसी चीज़ को हम आगे देखते हैं नॉर्थ इंडिया में जौहर प्रथा, जहाँ पे सामूहिक रूप से स्त्री अपनी इज्जत को, प्रतिष्ठा को बचाने के लिए, अपनी आबरू को बचाने के लिए सामूहिक रूप से आत्मदाह करती थी जौहर प्रथा में। फिर हम देखते हैं सती प्रथा में भी इस तरह से कंपेल किया जाता है। सती प्रथा एक्चुअल में कंपेल किया गया है, जबकि बट किरुतल और जौहर, बट किरुतल जो है सिंगल राजा अपनी इज्जत प्रतिष्ठा को बचाने के लिए वहाँ पे करते थे, जबकि जौहर हम देखते हैं सामूहिक रूप से स्त्रियाँ जो है अपने आप को क्या करते हैं, अपने आप को आग में कूद करके अपनी जान को क्या करते थे, त्याग देते थे।